जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका ग्रोथ माउंट यूपीएससी के कार्यक्रम हाइपोथेसिस में। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जैनी। इस हाइपोथेसिस के तहत जैसे आपको मालूम है कि हम लोग विश्व इतिहास को बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं और हमने कई सारी प्राचीन सभ्यताओं को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, उसका अध्ययन किया हमारी परीक्षा ज़रूरियातों को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल जो हमारा सत्र चल रहा है हाइपोथेसिस का, उसमें ग्रीस सिविलाइजेशन यानी कि ग्रीस सभ्यता या ग्रीक सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने लेक्चर 17 से इसकी चर्चा शुरू की थी। और साथ ही में उसके बाद हमने देखा कि कैसे क्रीट आइलैंड की सभ्यता भी थी, कैसे यह पूरी सभ्यता एक प्रोटो यूरोपियन सभ्यता के रूप में मानी जाती है और उसके क्या क्या कारण है उसको भी देखा। साथ ही में वहाँ का जो सुवर्ण युग था, जिसे पेरिकलस युग कहते हैं, उसको भी हमने देखा। उस समय के जो अलग अलग आयाम थे उनको भी तपासे। साथ ही आज का जो लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2, उसमें हम लोग ग्रीस सभ्यता को पूर्ण करेंगे। और आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम लोग मात्र और मात्र ग्रीस की विरासत को देखेंगे, उसकी सभ्यता को देखेंगे। इसलिए यहाँ हमने मात्र हेडिंग में यही रखा है कि ग्रीस की विरासत। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, मगर प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग ग्रीस की विरासत को तपासेंगे, उसको नज़दीक से देखने का प्रयास करेंगे। प्लस जैसे आपको मालूम है कि यह हाइपोथेसिस है, इस सेक्टर के तहत हम लोग जो बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में, यह सेगमेंट एक मल्टीपर्पस है। मात्र और मात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ अन्य जो हिस्ट्री के छात्र हैं उनको भी महत्वपूर्ण यह लेक्चर हो सकते हैं। साथ ही में जो अलग अलग विद्यापीठों में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं पूरे भारत में, उनको भी ये लेक्चर काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और साथ ही में जो जिज्ञासु नागरिक है, जो फर्दर अपने ज्ञान में जो है बढ़ावा करना चाहते हैं, उन लोगों को भी यह इतिहास जानने का मौका दे सकता है। प्लस हमारा जो अन्य सेगमेंट है, जिसे एक तो रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस कहते हैं, साथ ही में कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट है। तो ये सारे हमारे जो सेगमेंट्स है वे, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी लेवल की हो, चाहे संघ सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, तो आपको वे साबित बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि उसमें हम लोग मात्र और मात्र कोई एक विषय को लेकर नहीं चलते, मगर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो दृष्टिकोण है, आप कह लीजिए हमारा परिप्रेक्ष्य है या पर्सपेक्टिव जिसे कहना उचित रहेगा, तो वो जीएस के ऊपर डिपेंडेंट है, जीएस के ऊपर फोकस्ड है। तो उस तरह की हम लोग बात करते हैं, चाहे कोई भी विषय हो, हम उसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, साथ ही में आपको प्रेजेंट करते हैं, ताकि किसी भी राज्य की कोई भी वर्ग की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आप अच्छे से अच्छे गुण ला सके, आप अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो यही बात है। और इसीलिए अगर आपको हमारी चैनल पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा छात्रों तक यह पहुँचे। क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है वे एनरिच्ड है। साथ ही में हमारी एक वीकली सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम लोग ऐसे कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं। यह मात्र कानून के ऊपर ही आधारित सीरीज़ है, और ऐसा कानून जिन्होंने आज के भारत निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि मैं मालूम है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कानून का महत्व कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो इसमें हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंस था, वहाँ से हमने हमारी यात्रा की शुरुआत की है, और आगे जो है नए कानूनों तक लाके हम लोग उसे छोड़ेंगे। तो प्रति सप्ताह एक लेक्चर आता है, उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखिए। पूरा जो प्लेलिस्ट है, हमारे जो प्लेलिस्ट है, नंबर ऑफ प्लेलिस्ट, उनको चेक कीजिए, और उसमें से जो आपके महत्वपूर्ण, आपके फ़ायदेमंद जो तत्व है, उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिए और आप देखिए। साथ ही में हमारी चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आज की हमारी मुख्य बात पर आते हैं। देखिए, ग्रीस ने, जैसे हमें मालूम है कि वैसे तो प्राचीन सभ्यता थी तो थोड़ी सी पेचीदी तो रहेगी ही, मगर ग्रीस ने पूरे विश्व को बहुत ही कुछ दे दिया है। बहु क्षेत्रों में ग्रीस का योगदान है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो तत्वज्ञान हो। तो इन सब क्षेत्रों को हम लोग यहाँ एक एक करके देखेंगे, और ग्रीस का जो योगदान है पूरे विश्व को, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। प्लस हमने ये भी देखा है कि लोकतंत्र का जो क्रेडल है वो ग्रीस को कहा जाता है। और डेमोक्रेसी के जो मूल्य है, द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी आर एक्चुअली एमर्ज्ड फ्रॉम द ग्रीक सिविलाइजेशन। वहाँ की शासन पद्धति से, वहाँ की शासन प्रणाली से पूरे लोकतंत्र का जन्म हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला है। तो यही एक बहुत ही बड़ी
जो है भेंट पूरे विश्व को ग्रीस के द्वारा मिली है, ठीक है। और पूरा विश्व इस बड़ी भेंट के लिए ग्रीस के समक्ष सदा ऋणी रहेगा, ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो अब हम हमारी शुरुआत चर्चा की करेंगे, और जिसके तहत हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे और इन इन क्षेत्रों में ग्रीस का योगदान क्या रहा है। तो शुरू करेंगे। ग्रीस की विरासत, पूरा विश्व सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में ग्रीस से ऋणी है। ये सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि जब जब आगे देखेंगे हम लोग यह पूरा सिनेरियो, यह पूरी यात्रा, तब तब हमें लगेगा कि हम तो ग्रीस की ही जो है बातों को आज दिन हमारे जो है डे टू डे लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या हम यही टेक्निक से चल रहे हैं, यही थियरम से चल रहे हैं, जो कि ग्रीस के जो है समाज में कई वर्षों पहले पाए जाते थे, और कहा जाता है कि वहीं से ही पूरे विश्व में फैले हैं। ग्रीस ने विश्व को लोकतंत्र की अनुपम भेंट दी, जो हमने बात की, और जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। और आज दिन डेमोक्रेसी एक ही ऐसी चीज है जो तानाशाही से जो है या अलग किस्म के ऑथोरिटेरियनिज्म से हमें बचा सकती है। और इसीलिए पूरा विश्व आज ग्रीस का ऋणी है। इस संदर्भ में ग्रीस संस्कृति के कई सबल हिस्से थे, यस कई सबल थे, वहीं कहीं दुर्बल भी थे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्राचीन होने के कारण कुछ पेचीदापन था इसमें, इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, मगर अगर दोनों को इवैल्यूएट करें देन इसके जो सबल हिस्से थे वे काफ़ी ज़्यादा थे, और इसी की वजह से इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ गया और बढ़ गया। आगे देखें तो हमें देखना है कि यह सबल हिस्सों में जो है कौन कौन सी बातें थी। तो इसमें हम लोग कई सारी बातें देख सकते हैं। सबसे प्रथम तो मौलिक कला शैली, मौलिक कला शैली, वहाँ के जो कारीगर थे उनमें, साथ ही में अखूट सर्जन शक्ति, अखूट यानी कि कभी न छूटने वाली, जो इंस्पिरेशंस आर्टिस्ट को मिलता है या किसी भी कलाकार को मिलता है, वो ग्रीस के कलाकारों को, ग्रीस के आर्टिस्टों का बहुत ही अच्छा था। उसके साथ गहन चिंतन शक्ति, गहन चिंतन शक्ति। तो यहाँ से हम लोग इनके बौद्धिक स्तर का जो नाप है वो भी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितने बौद्धिक थे। प्लस वैज्ञानिक जीव दृष्टि, वैज्ञानिक जीव दृष्टि, यानी कि उनके विचारों पर विज्ञान का प्रभाव बहुत सालों पहले था, जब अभी विज्ञान का आविष्कार भी नहीं हुआ था ठीक तरह से। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे विज्ञान डेवलप हुआ, क्योंकि पहले तो समझिए धर्म ही था। धर्मगुरुओं के द्वारा जो डर फैलाया जाता, जो एक माहौल क्रिएट उन लोगों ने किया था, तो वहाँ विज्ञान की कोई जगह ही नहीं थी। मगर यहाँ इन लोगों के अप्रोच में, इन लोगों के दृष्टिकोण में यह वैज्ञानिक अप्रोच था। तो ये बहुत ही एक सकारात्मक बात है, बड़ी बात है। साथ ही में उत्तम साहित्य सर्जन, उत्तम साहित्य सर्जन, ये भी ग्रीस का एक गुण है, या इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं। साहित्य में भी कई सारे प्रकार के साहित्यों का सर्जन हुआ, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो या नाटक हो। यहाँ कई प्रकार के नाटक भी बने। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे नाटक का सृजन किया और करुण रस से भरे नाटकों की शुरुआत हुई। बाद में कई सारे रस वाले नाटक यहाँ बने गए, जिसमें हास्य रस भी शामिल था, जिसमें श्रृंगारिक रस यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक कामुक जो रस होता है उसका भी यहाँ जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ था। ठीक है, मगर आफ्टर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम शुरुआत यहाँ नाटक की हुई करुण रस से। नाटक प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि बहु क्षेत्र में ग्रीस के द्वारा पूरे विश्व को भेंट दी गई है। क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो स्पेस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, फिलोसॉफी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो,
ग्रीस लोगों ने प्रत्येक विषय को छुआ था और बहुत ही अच्छी तरीके से छुआ था, उसका अध्ययन किया था और उसमें से हमें कई सारा निष्कर्ष भी निकाल के दिया था। प्लस हमें ये भी मालूम है कि ग्रीस प्राचीन संस्कृति के नाम से तो प्रचलित है ही, प्रसिद्ध है ही, मगर नंबर ऑफ थिंकर्स, नंबर ऑफ फिलोसोफर्स जो ग्रीस में हो गए, उसके लिए भी ग्रीस पूरे विश्व में प्रख्यात है। इतने विचारक, इतने चिंतक विश्व की किसी भी भूमि में नहीं हुए जो आज दिन तक ग्रीस में हुए थे। और इनमें से कई सारों के जो प्रीचिंग्स है, उनके द्वारा जो दिए गए संदेश है, वे आज भी प्रचलन में है, आज भी व्यवहारिक है और आज दिन भी उनको इम्प्लीमेंट करके हमें फ़ायदा हो सकता है, जिसका जिक्र हम लोग आगे वन बाय वन करेंगे। जो बड़े बड़े महान चिंतक हुए और उन चिंतकों ने कौन कौन सा तत्वज्ञान दिया पूरे विश्व को, पहले ग्रीस की प्रजा को दिया, बाद में वो ग्रीस से निकल के पूरे विश्व में फैल गया। तो देखेंगे। तो ये बात रही और यही सबल हिस्से है ग्रीस की संस्कृति के, और इन सारी चीज़ों ने ही ग्रीस की संस्कृति को सजाया और पूरे विश्व में एक अलग उसकी इमेज, उसकी छवि क्रिएट करी। साथ ही इतिहास व तत्वज्ञान में भी पूरे विश्व को ग्रीस ने दिया। यस, इतिहास व तत्वज्ञान पहले ऐसा कोई विषय ही नहीं था। एज लाइक हिस्ट्री, वो तो आपको मालूम ही होगा, मगर यहाँ तत्वज्ञान में हमें लिखना पड़ेगा फिलोसॉफी, क्योंकि यहाँ इतने प्रमाण में विचारक रहे और अलग अलग विचारकों ने अपनी समझ के अधीन अलग अलग विचार, अलग अलग फिलसूफी दुनिया के सामने रखी। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही में साहित्य व कला की विरासत भी ग्रीस से ही मिली है। साहित्य व कला, लिखित इतिहास जो हमारे पास है, उसके मुताबिक सर्वप्रथम आप साहित्य कह लीजिए या सर्वप्रथम कोई नाटक कह लीजिए या कला कह लीजिए, तो उसका उद्भव ग्रीस में हुआ है ऐसा माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐसी कई मान्यताएं हैं जो कि ग्रीस में जो सभ्यता चल रही थी उसके हजारों वर्ष पूर्व की थी, मगर वो सब प्राग ऐतिहासिक कालीन बातें हैं, वो एक पौराणिक बातें हैं। हम उनके ऊपर जो है अब समझ लीजिए एक प्रकार का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एविडेंस नहीं है, लिखित कोई तथ्य नहीं है। मगर यहाँ सारा लिखित तथ्य है और लिखित इतिहास के मुताबिक ही, विश्व के लिखित इतिहास के मुताबिक ही ग्रीस में कई सारी चीज़ें हैं जो सर्वप्रथम बार बनी। और कई बार भारत के द्वारा ये क्लेम होता रहा है कि भाई आप भले ही बोलो कि पृथ्वी गोल है, वो आपने कहा है, ठीक है, ग्रीस के द्वारा ऐसी ब्रांडिंग होती है। मगर और मात्र ग्रीस नहीं, पूरे यूरोप के द्वारा, क्योंकि यूरोप अल्टीमेटली जो है ग्रीस से ही जन्मा है, ग्रीस की सभ्यता से ही यूरोप की सभ्यता जन्मी है। तो यूरोप के द्वारा ऐसा प्रतिपादित होता है, यूरोपियंस के द्वारा। मगर इंडियंस के द्वारा ऐसा प्रतिपादित होता है कि भाई जब आप जन्मे भी नहीं थे तब हमारे आर्यभट्ट आए थे और आर्यभट्ट कह के चले भी गए, उसके हजारों साल बाद आपके तत्वचिंतक, आपके खगोल शास्त्री का जन्म हुआ है। मगर हमारी कठिनाई ये है कि हमारे पास कोई लिखित तथ्य नहीं है। हमारे पास जो है वो सारी मिथ है, यानी कि एक प्रकार की पौराणिक बात है जिनके कोई लिखित तथ्य, लिखित जो अवशेष है वो हमें प्राप्त नहीं होते। और मात्र यह लोक, एक प्रकार की लोक बात है जो एक व्यक्ति के मुंह से दूसरे के कान में जाती है, दूसरे के मुंह से तीसरे के कान में जाती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उठती रहती है। मगर हम यहाँ आज मात्र और मात्र ग्रीस की सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उसका ही जो पूरा सिनेरियो है वो देखेंगे। हम लोग उसे कंपैरिजन नहीं करेंगे। ये तो मात्र मैंने आपको एक हिंट दे दी, क्योंकि आगे कई सारी बातें आएगी जिसमें यह विरोधाभास में देखने को मिलेगा कि एक प्रकार से भारत वाले बोल रहे होते हैं कि भाई हम थे, वी वर द पायोनियर ऑफ XYZ। मगर यहाँ लिखित इतिहास में तथ्य कुछ और ही है, यूरोप के इतिहास में तथ्य कुछ और ही है। और उनके द्वारा जो आज जो है, जो व्यू वे लोग फॉलो करते हैं, वो व्यू को हम लोग देख के यहाँ पूरी ग्रीस की सभ्यता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये भेद हमें दिमाग में रख के चलना है। देखें आगे। अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य मतलब प्रजा की उत्तम वाणी, बहुत ही
अच्छा वाक्य है यहाँ, साहित्य मतलब प्रजा की उत्तम वाणी, क्योंकि अल्टीमेटली साहित्य बनता है प्रजा के द्वारा। प्रजा की एवरीडे लाइफ, प्रजा के कल्चर, प्रजा की भाषा, उनके व्यवहार इत्यादि चीज़ों से यह साहित्य प्रभावित होता है, तब जाके बनता है। तो यह बहुत ही अच्छा सेंटेंस है जो कि साहित्य की परिभाषा बहुत ही अच्छी करता है। साथ ही कहा जाता है कि उत्तम जीवन के बिना उत्तम साहित्य की रचना नहीं हो सकती। यस, विदाउट गुड लाइफ नो गुड लिटरेचर कैन बी क्रिएटेड, कैन बी मेड। फॉर मेकिंग गुड लिटरेचर यू शुड बी लिविंग ए गुड लाइफ, यू शुड बी लिविंग ए जो है पीसफुल लाइफ। तो ये भी एक यहाँ अच्छी बात है। पीसफुल लाइफ का भी बहुत ही महत्व है। युद्धग्रस्त विस्तारों में, युद्धग्रस्त वर्षों के दरमियान साहित्य का सर्जन जो है वो रुक जाता है, नहीं हो पाता, और होता है वो भी युद्ध के संबंधी होता है। जो क्वालिटी लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ उत्तम जीवन की बात की है जिसमें आर्थिक व शारीरिक दोनों प्रकार की शांति यहाँ चाहिए, तब उत्तम जीवन हम कह सकते हैं। साथ ही ग्रीक साहित्य में ग्रीक प्रजा के भव्य जीवन का विवरण, यस, पूरा जो हेरिटेज है वो यहाँ इन लोगों ने रख दिया है। हमने आगे भी देखा था इस ग्रीस के मामले में ही कि जो दो महाकाव्य है, इलियड और ओडिसी, ठीक है, तो ये दो महाकाव्य दरअसल यही है, ग्रीस के भव्य इतिहास को जो है हमारे सामने रखते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ के उस समय के कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं जो बहुत ही रिच माना जाता था, ठीक है। और पूरी तरह से यह जीवन की भव्यता को यहाँ बहुत ही अच्छे शब्दों में अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था कि ग्रीक साहित्य चाहे कोई भी प्रकार का हो, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, तमाम प्रकार के साहित्य की रचना यहाँ ग्रीक में हुई है। इनफैक्ट कविताओं की भी रचना बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। तो देखेंगे, हमने 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया है और आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट आर्ट रखा है, ताकि इसे याद रखने में हमें बहुत ही आसानी रहे और यह माइंड मैप की तरह ही हमें याद रखना है इस स्मार्ट आर्ट को। तो जिसके तहत हमने ग्रीक साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम है पद्य साहित्य, बाद में नाटक साहित्य आएगा और उसके बाद आएगा गद्य साहित्य। देखेंगे वन बाय वन। पद्य साहित्य से शुरुआत करते हैं। देखिए, इलियड और ओडिसी जिसका जिक्र हमने अभी किया, जो अंध कवि होमर के द्वारा लिखे गए थे, बहुत ही एक ऐतिहासिक कवि थे, अच्छे कवि थे, ग्रीक के प्रसिद्ध कवि थे। और कहा जाता है, यह एक मिथ है कि उनकी जो आंखें थी वो नहीं थी, वे अंध थे। तो इतने अंध कवि ने भी बहुत ही उच्च कोटि के ऐसे महाकाव्य लिखे जिसमें ग्रीस की भव्यता को बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है। तो ये श्रेय इनके नाम जाता है। और इसकी भाषा थी आयोनिक भाषा। ये भी हमें याद रखना है, एलिमेंट्री माहिती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथ ही उसके साथ ऐसे कवि थे, कवि हेसिया, जिसके द्वारा 2 बुक्स लिखी गई है, जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ। एक है वर्क एंड डेजीज, वर्क एंड डेज, और दूसरा है थियोग। अगर दोनों के विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ कृषकों की बात है, लाइफ ऑफ फार्मर, लाइफ ऑफ ग्रीक फार्मर, और यहाँ देव देवियों की दंत कथा है, मिथ्स ऑफ डेटी, ठीक है। तो ये इनकी विषय वस्तु है और दोनों ही काव्य है। वैसे ये 2 महाकाव्य है, ये हमें याद रखना है, एपिक्स, और ये एकदम साधारण से काव्य थे। साथ ही में कवि पिंडर के द्वारा उर्मी काव्यों का सर्जन किया गया था। कवि पिंडर के द्वारा, ये भी एक हस्ती है, हमें याद रखना है। ग्रीस के साहित्य की बात करें और उसके साहित्यकारों की बात करें तो उसमें पिंडरा का स्थान जो है वो प्रथम कक्षा में है, कवि होमर की तरह। तो उसे हमें याद रखना है। प्लस कवियत्री सैफो के काव्य नोंदनीय है। सैफो नामक एक कवियत्री थी और महिला थी, और इसलिए इनको कवित्री कहा जाता है। और ये बहुत ही अच्छे खासे काव्य की रचना करती थी ग्रीक के साहित्य में, तो उनका भी
यहाँ योगदान है। तो ये बात रही पद्य साहित्य की। अब देखना है नाटक साहित्य का क्या हाल था। तो उसके तहत नाटक व रंगभूमि में उत्तम प्रगति हुई, और ये प्रगति नाट्यात्मक थी, बहुत ही ड्रामेटिक थी। बहुत ही कम समय में ग्रीक नाटक जो थे वे प्रचलित हो गए और पूरा क्षेत्र अपने आप में विकसित हो गया। कहा जाता है कि धार्मिक उत्सवों के समय सामूहिक शौर्य गायन में से नाटक का जन्म हुआ, और नाटक में से ऐसा भी कहा जाता है कि आगे चल के संगीत का जन्म हुआ। ठीक है, और पूरे विश्व को संगीत मिला। मगर यहाँ अगर भारत में आए तो कुछ थियरी अलग हमें देखने को मिलती है। हम लोग जो है, अगर संगीत और डांस के उद्भव की बात आए तो हम लोग लॉर्ड नटराज को याद करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, मगर हमें यहाँ कंपेयर नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको भी ये समझ के ही आगे चलना है। वी आर नॉट डूइंग कंपेरिजन, वी आर जस्ट राइट नाउ स्टडिंग ग्रीस सिविलाइजेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रीस का महत्व समझना है। जब भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत का महत्व समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि ग्रीस का जो महत्व है वो जीरो हो जाए। मगर फिलहाल हम लोग हाइपोथेसिस के ग्रीस सिविलाइजेशन के लेक्चर में खड़े हैं, तो हमें इसी संदर्भ में बात करनी होगी। तो ऐसी ही बात है कि यहाँ कहा जाता है कि उत्सवों में सामूहिक ज्ञान होता था, यानी कि एक कोरस सिंगिंग होता था, और इस कोरस सिंगिंग में से आगे चल के नाटक का जन्म हुआ। फिर आगे यह जो नाटक लिखने वाले थे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक के बाद एक नाट्यकारों ने कुछ कुछ फेरफार किए। पहले एक ही पात्र था, तो फिर बाद में दूसरा पात्र उसमें डाला गया। दोनों के बीच में कुछ छोटा सा संवाद को सेट किया गया, कन्वर्जेशन बिटवीन देम। फिर दो में से पात्र तीन हुए, कन्वर्जेशन बिटवीन थ्री हुआ। तो इस तरह नाटक का विकास हुआ, और आगे चल के यह पूरी जो सिस्टम थी, यह तकनीक थी, वो पूरे विश्व में फैल गई। देखे आगे कुछ प्रसिद्ध नाट्यकार हमारे सामने हैं। सबसे प्रथम है एस्काइलस है, जिसने पात्र को लगा के संवाद पद्धति चालू की, यस +1 किया। एक ही पात्र था जिसमें एक लाया गया। अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी, तो यहाँ से संवाद पद्धति शुरू होगी। साथ ही सोफोक्लिस नामक एक अन्य नाट्यकार है, जिसके द्वारा तीसरे पात्र को जोड़ा दिया, और तीनों के बीच में संवाद तो तय किया ही, मगर उसके साथ कुछ अभिनय भी डाला, कुछ अभिनय का जो इनपुट है वो भी डाला। तो अब धीरे धीरे नाटक विकसित रूप में तब्दील होने लगा। साथ ही में उसके साथ यूरिपिडिस नामक एक नाट्यकार थे, ये भी अच्छे थे, और साथ ही एरिस्टोफिनिस जो एक हास्यकार थे, यानी कि हास्य नाटकों की रचना करते थे। अब बात है गद्य साहित्य की। काव्य नाटकों के साथ गद्य साहित्य का भी सुंदर विकास हुआ। ये भी पीछे नहीं रह गया। जैसे हमने कविताएं देखी, महाकाव्य देखे, जैसे हमने नाटक देखे, वैसे गद्य साहित्य भी बहुत ही अच्छे प्रमाण में, अच्छी मात्रा में फूला फला। गद्य साहित्य की शुरुआत इतिहास लेखन से हुई थी। सबसे प्रथम अगर ग्रीस के इतिहास में कोई साहित्य रचना हो और गद्य हो, और इसकी जो शुरुआत है वो इतिहास से हुई थी, ये हमें याद रखना है। अगर ग्रीस के इतिहास की शुरुआत या ग्रीस के गद्य साहित्य की शुरुआत इतिहास से हुई थी, तो समझना है हमें कि पूरे विश्व के गद्य साहित्य की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। तो ये थोड़ी यहाँ गंभीर बातें हैं जो हमें देखनी है। साथ ही इसमें हेरोडोटस नामक एक प्रखर हिस्टोरियन थे, एंशियंट थे, और उनके द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान दिया गया। इतना योगदान कि इनको ग्रीस के इतिहास का पितामह कहा जाता है। यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए गॉडफादर। तो इतना बड़ा योगदान इनका इतिहास में है। साथ ही में थ्यूसिडाइडस नामक एक अन्य हिस्टोरियन थे, जिनके द्वारा पेलोपोनेशियन विग्रह नामक एक ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें इन्होंने ग्रीक लोगों के जीवन को, ग्रीक के समाजी जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा था। साथ ही में ज़ेनोफोन नामक इतिहासकार भी नोंदनीय है, जिसे ज़ेनोफोन भी कहा जाता है। ये भी एक प्राचीन विद्वान थे जो कि इतिहासकार थे, साथ ही में तत्वचिंतक भी थे, जिन्होंने एनोबेसिस ग्रंथ लिखा। तो ये हमें याद रखना है। साथ ही में एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, जिन्होंने संवादों का पुस्तक, आदर्श नगर इत्यादि चीजें लिखी। तो ये सारे नाम है जो कि गद्य साहित्य में प्रचलित थे।
और ये पूरा ग्रीस का साहित्य है जिसको हमने 3 भागों में समझा। सबसे प्रथम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे प्रथम रहेगा पद्य साहित्य जिसमें महाकाव्य काव्य की बात होती है। साथ ही में यहाँ नाटक साहित्य भी इतना बड़ा था कि इसको एक अलग रूप से वर्गीकृत करना पड़ा। तो नाटक साहित्य और तीसरा गद्य साहित्य जिसमें शुरुआत इतिहास से हुई और आगे चलकर कई सारे इतिहासकारों ने, कई सारे लेखकों ने इस उपक्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो ये बात रही ग्रीस के साहित्य की। देखे आगे, अब हमें देखना है धर्म व तत्वज्ञान, क्योंकि हमें मालूम है कि विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी प्राथमिक कक्षा का धर्म शुरू हो चुका था। तो यहाँ भी ऐसी प्राथमिक कक्षा का धर्म ही हमें देखने को मिलता है, जैसे इजिप्ट में था, जैसे तब के सुमेर में था। देखेंगे विश्व की अन्य संस्कृतियों की तरह ग्रीस की धर्म भावना भी प्रथम कक्षा की थी। यहाँ कई सारे देव देवियों की पूजा होती थी। देव देवियों की पूजा, यहाँ प्रकृति पूजा होती थी। साथ ही में थोड़ा बहुत जादू का भी महत्व था। ठीक है, तो प्रथम कक्षा की धर्म भावना यहाँ विकसित थी पूरे ग्रीस के समाज में। साथ ही में देवों को खुश करने के लिए बलि चढ़ाई जाती। तो ये भी एक बहुत ही प्राथमिक बात है, क्योंकि अंधश्रद्धा थी, यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अंधश्रद्धा प्रचुर मात्रा में रही होगी, तभी वहाँ का समाज, वहाँ के लोग बलि के लिए प्रेरित होते हैं। साथ ही में देव सृष्टि के मुख्य देव एक देव जियस था, जिसको हमने देखा था कि लगभग सारे ग्रीस के देव देवियाँ, उनका जन्म यह महान देव, मुख्य देव जियस में से हुआ था। प्लस देवी एथेना, ये भी एक मुख्य देवी थी। She was a goddess while Zeus was a god. उसके बाद गिरजाघरों में धर्मगुरुओं का प्रभुत्व था। ये तो होना ही था और ये एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि धर्म के नाम पर ये लोग आम प्रजा को, आम समाज को डराते हैं, उनको अपनी पकड़ में रखते हैं। तो एक प्रकार का प्रभुत्व इनके ऊपर था। साथ ही में जो इलाइट क्लास होता था, जो राजा होते थे या राजघराना होता था या कोई अमीर उमराव होता था जो कि राजा के करीब रहते थे, तो उनके साथ भी धर्मगुरुओं का संबंध बहुत ही गाढ़ था। उनके ऊपर भी प्रभाव था यह धर्मगुरुओं का। तो इस तरह पूरे समाज के ऊपर एक तरह से इनकी पकड़ थी। साथ ही में जादू का भी प्रभाव था, जिसको हमने देखा। और केवल जादू ही नहीं, अंधश्रद्धा प्रचुर मात्रा में इसमें जो है भरी पड़ी थी पूरे ग्रीस के समाज में। साथ ही पश्चिमी तत्वज्ञान के विकास में ग्रीस तत्वज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण है। ये तो होना ही है, क्योंकि आज जो पश्चिम तत्वज्ञान की हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग यूरोप के सामने देखते हैं, और यूरोप अपने आप ही ग्रीस के सामने देखता है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट स्टॉप है, या आप कह लीजिए सोर्स, लास्ट स्टॉप तो नहीं कह सकते मगर ये सोर्स कह सकते हैं आज के यूरोपियन इतिहास का या आज के पश्चिमी तत्वज्ञान का, तो वो मात्र और मात्र ग्रीस पे ही आके अटकता है। और हमने हमारे इस ग्रीस के ही पिछले उपाख्यानों में ये बातें सिद्ध कर ली है और ये देख लिया है कि कितना यूरोप के लोगों को ग्रीस के प्रति प्रेम है, ग्रीस के संस्कृति के प्रति प्रेम है। ठीक है, आज दिन भी जो यूरोपियन प्रजा है, वहाँ का समाज है, उनकी जो संस्कृति है, उनके मूल्य आज भी ग्रीस के हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि वे ग्रीस की संस्कृति से प्रभावित है। और जो हमने आगे 2 महाकाव्य देखे, इलियड और ओडिसी, जैसे भारतीय महाभारत और रामायण को ट्रीट करते हैं, वैसे यूरोपियंस इलियड और ओडिसी को ट्रीट करते हैं, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक के महाकाव्य है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूरोपियन प्रजा की जो आद्य संस्कृति थी, यूरोपियन संस्कृति की आद्य संस्कृति, प्रोटो सिविलाइजेशन, इट वाज ग्रीस। देखिए आगे, ग्रीस में तत्वज्ञान की शुरुआत करने वाले सोफिस्टो थे। तत्वज्ञान यानी कि फिलोसॉफी, और वो करने वाले थे सोफिस्टो। देखिए, यह सोफिस्टो में समझना है, यह कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, मगर यह एक समूह का नाम है। कैसा समूह? जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, इंटेलेक्चुअल हो,
यानी कि बुद्धिजीवी। तो इन लोगों का एक वर्ग ग्रीस में धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले एक था, दो थे, तीन थे, तो एक छोटा सा वर्ग, इन लोगों का एक छोटा सा समूह विकसित हुआ। और इन लोगों ने क्या किया, पूरे ग्रीस में, ग्रीस के समाज को, वहाँ के लोगों को अलग अलग विषयों पर अध्ययन करवाना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि ये लोग ज्ञानी थे, ये लोग पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट थे, तो अपने विचार ग्रीस की प्रजा के साथ शेयर किए, ग्रीस की प्रजा को अध्ययन करवाया। तो ये बहुत ही बड़ा काम किया। और ऐसा भी कहा जाता है इन सोफिस्टियों के बारे में कि द सोफिस्ट ब्रॉट फिलोसॉफी फ्रॉम हेवन टू ड्वेलिंग ऑफ द मैन। यस, जो तत्वज्ञान आज दिन तक स्वर्ग में था, देवत्व था, यानी कि यह तत्व देवत्व तत्व था, उसको प्रजा के बीच में, प्रजा के घर में रहने वाले जो कोई थे वे थे सोफिस्टो। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक पूरा समूह है, यह चलते फिरते रहते थे। एक प्रकार से भारतीय मिथोलॉजी की बात करें तो जो हमारे ऋषि मुनि रहते थे, जो अपनी यात्रा के विचरण में बीच में जो कोई भी मनुष्य के साथ उनका इंटरेक्शन होता था, उसमें वो एक प्रकार का उपदेश दे जाते थे, एज लाइक महात्मा बुद्ध, एज लाइक महावीर स्वामी। तो वैसे ही ये सोफिस्टो थे। फर्क इतना है कि उन लोगों को जो है देवत्व का टैग नहीं मिला है। जैसे आज भगवान बुद्ध को मिल गया, महावीर स्वामी को मिल गया, मगर इनको मनुष्य का ही टैग मिला। मगर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया वहाँ की प्रजा में, वहाँ की प्रजा को शिक्षित बनाने का काम इन लोगों ने किया। सोफिस्ट तो अमीर उम्र वर्गों को कई विषय का अध्ययन करवाते, कई विषय में तत्व ज्ञान, क्योंकि ये तो शुरुआत ही इन लोगों ने की थी, साथ ही में इतिहास, खगोल शास्त्र, औषध विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, गणित शास्त्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों पर ये अमीर उम्र लोगों को पढ़ाते हैं, उनके पास से वेतन लेते हैं, यानी कि रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन प्रोफेशनली ही पैसे लेके ही पढ़ाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह देवर मोबाइल, देवर नॉट स्टैच्यू एट वन प्लेस, देवर मोबाइल। वे लोग घूम सकते थे। और इन लोगों को ऐसा भी कहा जाता था कि ये लोग चलती फिरती विद्यापीठ है। दे आर अ टाइप ऑफ ए मोबाइल यूनिवर्सिटी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ज्ञान बांटती है। तो इतना खासा महत्व था ग्रीस के समाज में। देखे आगे, यह सोफिस्टों का पूरा समूह था जो चलते फिरते विद्यापीठ जैसा थे, जो हमने बात कर ली। यहाँ समूह आ जाएगा। साथ ही में ग्रीस की तात्विक विचार सरणी में सोक्रेटिस यानी कि सुकरात का नाम अमर है। सुकरात हमें भी मालूम है बहुत ही अच्छे चिंतक थे, और ग्रीस में इन्होंने काफ़ी सारे फेरफार भी किए। काफ़ी सारे ऐसे जो वहम थे, ऐसी मान्यताएं थी, प्राचीन समय से चली आ रही थी, जिसका लाभ तब के शासनकर्ता वहाँ ले रहे थे। प्रजा का अत्याचार हो रहा था, तो उसको भी इन लोग यह सुकरात ने या सोक्रेटिस ने खारिज करने का प्रयास किया, जो काम वहाँ के शासनकर्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, और उन्होंने यह महानुभाव को मृत्युदंड की सजा भी दे दी। ऐसा भी कहा जाता है, हालांकि ये एक मिथ भी हो सकती है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जब इनको देहांत दंड की सजा हुई, इनको जब मृत्युदंड की सजा हुई, तो उसके बाद सुकरात के कुछ शिष्यों ने और उसके कुछ मित्रों ने, क्योंकि सुकरात बहुत ही प्रभावशाली था और पूरे ग्रीस के समाज के ऊपर इसका प्रभाव था, तो कुछ हितैषी लोगों ने इनको बचाने का पूरा प्लान सेट कर लिया। जेल में से कैसे निकाले, कैसे इनको दूर सुदूर कई जगह पर ले जाए, सुरक्षित ले जाए और वहाँ रखे। मगर सुकरात ने यह ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई, अगर मैं अपने सत्य के साथ नहीं खड़ा रहूँगा तो कौन रहेगा। और ऐसी सीख देते हुए इन्होंने यह पूरा ऑफर को ठुकरा दिया। तो ऐसे सिद्धांतवादी थे, ऐसे नैतिक थे, और जिनकी असर, जिनके प्रीचिंग्स की असर आज दिन भी हमारे जीवन पर पड़ती है। एथेंस की सरकार को सुकरात का कार्य पसंद नहीं आया, उनको मृत्युदंड की सजा हुई। यस, ऐसा कहा जाता है कि अपना संदेशा
वो फैलाने के लिए एथेंस की गलियों में वे घूमते थे, एक आम आदमी की तरह, जैसे आज मैं और आप हमारे गांव की गलियों में घूमते हैं। तो ये बात है, मगर इनके द्वारा जो सुधार कार्य हो रहे थे उससे निर्माणकारों को दुविधा हो रही थी। उनको लग रहा था कि ये तो भाई हमारी जो पकड़ है पूरे समाज के ऊपर, हमारा डर है, ये खत्म कर देगा और एक प्रकार की क्रांति को जन्म दे देगा अगर ये आदमी को नहीं रोका गया तो इसी के तहत इन लोगों ने यह सुकरात जैसे महान व्यक्ति को, महान चिंतक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही सत्य की अहमियतता उसने पूरे विश्व को समझाई। यस, और कहा कि जीवन का मूल तत्व ही सत्य है। जीवन का मूल तत्व बताया तो सत्य का फेवर करने वाला सुकरात था, ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसके साथ सोक्रेटिस के बाद महान तत्वज्ञानी प्लेटो था। देखिए, यह प्लेटो उनका ही शिष्य था, शिष्य सोक्रेटिस का, और काफी सारा अच्छा काम किया। यह भी एक प्रकार का तत्वचिंतक ही था। तत्वचिंतक कह लीजिए, विचारक कह लीजिए, या मात्र चिंतक कह लीजिए। और ये तत्वचिंतक के साथ कवि भी था, और उच्च कक्षा का कवि था, उच्च कक्षा का। प्लेटो की 3 मुख्य पुस्तकें हैं, 3 बड़े ग्रंथ हैं, जिसमें सर्वप्रथम है डायलॉग्स, दूसरी उनकी पुस्तक है द रिपब्लिक, और तीसरा ऐसा ही ग्रंथ, ऐसी पुस्तक है द लॉस। ठीक है, तो ये 3 मुख्य पुस्तकें हैं जो कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई। और ये प्लेटो कौन थे? तो वे थे सुकरात के या सोक्रेटिस के शिष्य। अब आगे देखें तो प्लेटो ने अपने विचारों में आदर्श राज्य की स्थापना या कल्पना करी। आदर्श राज्य, आइडल स्टेट, या आप कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, जैसे भारत के संविधान में जो राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, तो उसमें भी ये जो सिद्धांत है, अगर उन सिद्धांतों को राज्य सरकारें उसमें उसको अमल में लाए, उसको वास्तविकता बनाए, देन एनी स्टेट कैन बिकम ए वेलफेयर स्टेट। कोई भी स्टेट आदर्श स्टेट या आइडियल स्टेट बन सकता है। ठीक है, और इसकी परिभाषा कई हजारों वर्षों के पहले ग्रीस के जो है प्राचीन सभ्यता के समाज के एक तत्वचिंतक ने दी थी, जिसका नाम था प्लेटो। उसके बाद प्लेटो ने अकादमी नामक संस्था की स्थापना करी। देखिए कितना प्रभावी रहा इन ग्रीस वासियों का जीवन, कि इनके द्वारा एक अकादमी नामक शाला खोली गई थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई विश्व में। और इतनी प्रसिद्ध कि आज दिन भी हम लोग कोई अगर शैक्षणिक बात करते हैं तो उसे एकेडमी कहते हैं। ठीक है, आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, और ये इसके लिए की एकेडमी है, ये इसके लिए की एकेडमी है। ठीक है, तो इतना प्रभाव यह छोड़ गए। 4000 वर्ष पहले की बात है। 4000 वर्ष पहले संभवतः प्लेटो ने अकादमी नामक एक शाला की शुरुआत की थी। ठीक है, और आज हमने उस अकादमी को शाला का पर्याय बना दिया, शैक्षणिक प्रवृत्ति का, शैक्षणिक क्रिया का पर्याय बना दिया इस अकादमी को। ठीक है, तो ये ग्रीक लोगों का प्रभाव है पूरे विश्व के जीवन के ऊपर। देखें आगे तो संक्षिप्त में प्लेटो एक महान आदर्शवादी तत्वचिंतक था। यस, इन शॉर्ट अगर हमें प्लेटो का व्यक्तित्व देखना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ही वॉज ए फिलोसोफर सपोर्टिंग आइडियलिज्म, आदर्शवादी तत्वचिंतक थे। आगे देखें तो प्लेटो के बाद महान तत्वचिंतक एरिस्टोटल की गिनती होती है। एरिस्टोटल, इसका नाम भी हमने कई बार सुना है, और यह भी बहुत ही महान व्यक्ति है। ग्रीस के इतिहास में भी है, साथ ही में विश्व के इतिहास में भी इनका प्रभुत्व अच्छा है। ये थोड़ा भिन्न थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये थोड़ी भिन्न थी। कैसे भिन्न थी देखते हैं। देखिए, सुकरात और प्लेटो जो थे वे आदर्शवादी थे, दे वर आइडियलिस्टिक, मगर एरिस्टोटल जो थे वे वास्तवदर्शी थे, ही वॉज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक मतलब कि कोई नियम, कोई कंसेप्ट, कोई कल्पना सुकरात और प्लेटो के द्वारा जो दी गई है, वो कई बार या कुछ बार वास्तविक रूप से इसे इंप्लीमेंट करना
असंभव रहता है। तो एक प्रकार का आइडियलिज्म हुआ। मगर जो बातें एरिस्टोटल ने की गई है या उसने दी है वो दिस वर्ल्डली है। यहाँ यानी कि यहाँ के लोगों को जीवन जीने के लिए, यहाँ के लोगों को जीवन में, अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारना बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से इनकी विचारसरणी थोड़ी भिन्न थी, दोनों में डिफरेंस था। उन्होंने वस्तु के दो प्रकार दिए, जिसमें सर्वप्रथम एक उच्च कक्षा की वस्तु है और एक है निम्न कक्षा की। जो तफावत आज दिन हम भी यूज कर रहे हैं वो माना जा रहा है कि प्रोबेबली संभवतः यहाँ से एरिस्टोटल के द्वारा यह बात शुरू हुई थी। साथ ही एरिस्टोटल के सिद्धांत में सर्वोच्च कक्षा पर ईश्वर था, यानी कि आस्तिकवादी थे। एरिस्टोटल नास्तिकवादी नहीं थे और अपने सिद्धांत में सर्वोच्च पे, यानी कि एज ए ऑलमाइटी ही वाज ट्रीटिंग दिस सुपर पावर। उसके साथ देखें तो जीव विज्ञान एरिस्टोटल का मुख्य सिद्धांत था, या उनका मुख्य विषय भी कह सकते हैं। यह मुख्य विषय कहना उचित रहेगा। और इसके साथ राजनीति शास्त्र, तत्वज्ञान, भूगोल, खगोल, इतिहास एक्सेट्रा, इन विषयों पर भी एरिस्टोटल की पकड़ बहुत ही अच्छी थी। यह महानुभाव ने इन विषयों का भी अध्ययन अच्छी तरीके से किया था। साथ ही में इन लोगों के अलावा यह तो रहे थोड़ा महत्वपूर्ण, जिनको अलग अलग जानना हमारे लिए अनिवार्य है, मगर कुछ ऐसे भी थे जो तत्वचिंतक ही थे मगर निम्न कक्षा के थे। तो ऐसे नामों को, हमारे पास 2 या 3 एग्जाम्पल्स है, ऐसे नामों को हमने यहाँ अलग से रखा है। कई सारे नोंदनीय तत्वज्ञानी हुए थे, वैसे छोटे थे मगर नोंदनीय थे। जिसमें सर्वप्रथम है एपिक्यूरस, जो एथेंस में शिक्षा देने का कार्य करता था, जहाँ कुछ सालों पहले सुकरात कर गया। फिर उसके बाद नास्तिक व भौतिकवादी। देखिए यहाँ हमें नास्तिकता देखने को मिलती है, और साथ ही में भौतिकवादी यानी कि दिस वर्ल्डली। जिसे यह दुनियावाद भी कहते हैं। सब भौतिक, मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक, आप कोई भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ये एपिक्यूरस तत्वज्ञानी थे। उसके बाद क्सिनो नामक एक तत्वज्ञानी थे, जिसका समय काल ईसा पूर्व 300 संभवतः माना जाता है। एथेंस में स्टोबा नामक स्थल पर वे अपना ज्ञान समाज में देते थे, सद्गुण दुर्गुण का भेद दिया, यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात यहाँ सर्वप्रथम बार की थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस तत्वज्ञानी थे। अब हमें देखना है कि विज्ञान क्षेत्र में, तत्वज्ञान साहित्य वो तो देख लिया, मगर अब हमें देखना है विज्ञान क्षेत्र में ग्रीस की क्या जो है अहमियतता है पूरे विश्व के लिए, या ग्रीस का क्या योगदान है। तत्वज्ञान की तरह विज्ञान क्षेत्र में भी ग्रीस के द्वारा उत्तम भेंट विश्व को मिली, जिसमें गणित शास्त्र है। गणित शास्त्र, साथ ही में औषधि ज्ञान। गणित शास्त्र में हम लोग भूमिति भी कह सकते हैं। औषधि ज्ञान के बाद अगर बात करें तो प्रकृति विज्ञान, इत्यादि। ठीक है, तो इतने सारे जो है आप कह सकते हैं कि विषय थे। इसमें खगोल भी आता है, खगोल शास्त्र। इनफैक्ट ये तो मुख्य है, और काफ़ी सारे खगोल विज्ञानियों ने काफ़ी अच्छा एक्सटेंसिव अध्ययन भी किया था इतने अर्ली टाइम्स में, और वे बहुत ही अच्छे कंक्लूजन के साथ भी हमारे सामने आए थे। तो देखेंगे विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के योगदान में ग्रीस का योगदान अमूल्य है। विज्ञान की कोई भी शाखा हो, लगभग सभी शाखाओं में ग्रीस के लोग पहुंच गए थे, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो गया था, और उनके द्वारा कंक्लूजन्स भी निकाले गए थे। जिसमें गणित की बात करें सर्वप्रथम तो प्लेटो व एरिस्टोटल की रचनाओं में कई जगह गणित शास्त्रों की विशिष्ट पद्धतियां शामिल है। प्लेटो और एरिस्टोटल की रचनाओं में
ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है इनका गणित शास्त्री का रूप कह सकते हैं, जिन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें दी है, जिनका उपयोग करके आज के मैथमेटिशियन अलग अलग जो है इक्वेशन या अलग अलग कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। साथ ही में अगर आगे देखें तो गणित शास्त्र में आर्किमिडीज, अलेक्जेंड्रिया की हेरोन और पाइथागोरस, इनके नाम बहुत ही प्रचलित है, ये नाम हमें याद रखने हैं। आर्किमिडीज, ही वाज अ ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन, एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन। साथ ही में अलेक्जेंड्रिया की हेरोन, अलेक्जेंड्रिया हमें मालूम है कि उत्तर इजिप्ट में अलेक्जेंडर के द्वारा जो एक शहर की स्थापना हुई, जिसका विकास भी उसने ही किया, उसके अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। और जो आज भी है, जो शहर आज भी हयात है, वहाँ एक हेरोन नामक गणित शास्त्री रहता था, और वो भी बहुत ही प्रचलित था, प्रसिद्ध था। साथ ही में पाइथागोरस तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनफैक्ट आज भी हम लोग पाइथागोरस का जो थियरम है वो यूज करते हैं। कहाँ? ज्योमेट्री में, यानी कि भूमिति में। तो भूमिति के संदर्भ में भी ग्रीक वंशियों का योगदान बहुत ही अभूतपूर्व रहा, बहुत ही अच्छा रहा। पृथ्वी को अपनी गति है, यह बात पाइथागोरस के शिष्यों ने प्रस्थापित की थी। यस, दैट अर्थ हैज इट्स ऑन स्पीड। ठीक है, जो रिवॉल्यूशन कर रही है तो उसको अपनी गति है, ये बात सबसे प्रथम बार पाइथागोरस के शिष्यों ने प्रतिपादित की थी। तो आप पाइथागोरस का कद समझ सकते हैं, बौद्धिक कद। उसके बाद थेल्स नामक एक वैज्ञानिक भी अच्छा गणित शास्त्री था, और उसका भी बहुत ही गणित विद्या में योगदान है। थेल्स नामक गणित शास्त्री, अलोंग विथ दिस थ्री। ग्रीक प्रजा सागर खेड़ू होने से गणित के साथ खगोल विद्या का भी अच्छा विकास हुआ, क्योंकि एक्सटेंसिव किनारा मिला हुआ था, तो दे वर कांस्टेंट इन द इंटरेक्शन विथ ए मैसिव मैनमोथ सी। तो ये भी एक उन लोगों के विकास का कारण बना खगोल विद्या में। उसके बाद भूमिति की बात है, ज्योमेट्री में इस क्षेत्र में ग्रीक द्वारा प्रारंभिक अभ्यास करके विभिन्न प्रकार की पद्धति शोधी गई। इस क्षेत्र में कई संशोधक हुए, जिसमें पाइथागोरस का नाम तो मुख्य है, फिर थेल्स, फिर हिप्पियास, हिप्पोक्रेटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे बड़े बड़े महानुभाव है, मगर उसमें से पाइथागोरस का नाम अमर हो गया। आज दिन तक हम लोग इसे पहचानते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि त्रिकोण के तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ दें तो वो 2 राइट एंगल हो जाता है। यह सबसे प्रथम बार पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी एक बात है इन लोगों के योगदान की। साथ ही पृथ्वी का सर्वप्रथम बार नाप ग्रीकों के द्वारा लिया गया था, ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम बार पृथ्वी को नापा गया, पृथ्वी की सतह को। आज भूमिति का जो ज्ञान प्रचलित है, उसका मूल ग्रीक भूमिति में है। आज जो कोई भी ज्योमेट्री का हमारा ज्ञान है, जो आज प्रचलन में है, जिसको हम लोग आज एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, हमारे स्टडीज में, पढ़ाइयों में यूज कर रहे हैं, उसका मूल ग्रीक भूमिति में से है। साथ ही में अगर खगोल शास्त्र की बात करें तो खगोल शास्त्र में भी इन लोगों ने काफी प्रगति करी। ये विद्या इजिप्ट व बेबीलोन के पास से मिली थी। यस, इजिप्ट व बेबीलोन के पास से मिली विद्या के ऊपर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा अभ्यास किया और फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फर्दर अपनी जो विद्या है, खगोल विद्या, उसको फर्दर अच्छा शार्पन किया। थेल्स नामक बुद्धिजीवी के द्वारा खगोल विद्या की शुरुआत हुई थी। यस, यही गणितज्ञ थे, और गणितज्ञ के साथ एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। उसके बाद देखें तो धार्मिक मान्यताओं के सामने विज्ञान का प्रथम प्रकाश था। यस, और ये थेल्स ने खगोल विद्या की शुरुआत के साथ कई सारे भेद खुलने शुरू कर दिए, जिन भेदों के आधार पर आज दिन तक धर्मगुरु, राजा अपनी प्रजा को डराते थे, अपनी प्रजा को धमकाते थे। तो ऐसे कई सारे जो तथ्य है जो आज दिन तक सामने नहीं आए थे, वो इन थेल जैसे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा प्रजा के सामने रखे गए कि ये तो हमको मूर्ख बना रहे हैं, हमारे डर का फायदा ले रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं। तो कई सारी मान्यताओं का खंडन भी हुआ। ठीक
ठीक है, और आगे चलकर यही इस धर्म के सामने जो है यह विज्ञान का प्रकाश बन के हमारे सामने आया। उसके बाद पाइथागोरस नाम के विज्ञानी ने सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है ऐसा प्रतिपादित किया। यस, यही पाइथागोरस जिसे हम मैथमेटिशियन कहते हैं, वो एक मैथमेटिशियन कम साइंटिस्ट था और साइंटिस्ट कम एक एस्ट्रोनॉमर था। तो उसने सर्वप्रथम बार बोला कि पृथ्वी गोलाकार है। पहले कई सारे सिद्धांत थे, पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी अंडाकार है, या जो है कई शास्त्रियों ने तो ऐसा भी कहा कि पृथ्वी जो है वो समकोणीय है, इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा फनी कई सारी थियरीज थी, बट इट वाज अ वेरी अर्ली एज। हमें उसे फनी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के द्वारा इतने प्राचीन समय में, इतने प्राथमिक समय में ये कहने की हिम्मत हुई, या ऐसे गहन मुद्दों को छूने की भी हिम्मत अपने आप में प्रशंसनीय है, तो हमें उसका गुण लेना चाहिए। देखते हैं आगे। हिप्पार्कस नामक वैज्ञानिक ने चंद्रमास का समय 29 दिन 12 घंटे और 2.5 सेकंड बताया। ठीक है, और जो लगभग आज के हमारे नाप से बहुत ही करीब है। तो विदाउट एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, हम इनके अभ्यास की तीव्रता को देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना एक्यूरेट, कितना सचोट इन लोगों ने अभ्यास किया होगा। ठीक है, और ये एक भूमितज्ञ भी थे, ज्योमेट्री में भी इनका बहुत ही अच्छा योगदान था। साथ ही में सूर्य चंद्र के कद का नाप भी बताया। ये भी बोला सूर्य कितना है तो कि पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा है। ये भी बताया कि चंद्र कितना है तो पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, तो इत्यादि बातों का जिक्र यहाँ ग्रीक वासियों के द्वारा हुआ। साथ ही में टोलेमी भी एक प्रखर खगोल शास्त्री थे। उसके बाद आर्किमिडीज भी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे विथ मैथमेटिशियन। संक्षिप्त में ग्रीक का खगोल शास्त्र में योगदान नोंदनीय है, और इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को आज हम हमारे एडवांस साइंस में जो है रख के हमारे एडवांस साइंस को आगे बढ़ाते हैं। अब बात है प्रकृति विज्ञान की, जिसके तहत हमें देखना है कि नेचर के साथ ग्रीकवासी कैसे जुड़े हुए थे, नेचर के साथ उनका क्या संबंध था। देखेंगे प्रकृति विज्ञान में एरिस्टोटल का योगदान नोंदनीय है। एरिस्टोटल, जो हमने ऊपर देखा, यही महानुभाव है, उन्होंने समुद्री जीवों का अध्ययन किया। यस, और उनका वर्गीकरण किया उनके कद के आधार पर, उनकी जाति प्रजाति के आधार पर। साथ ही में उनके शिष्यों ने भी वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी एंड जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का गहरा अध्ययन किया, और कई सारे हमारे सामने ऐसे राज खोले जो आज दिन तक एक गूढ़ रहस्य मात्र थे। एरिस्टोटल के समकालीन स्पेसियस ने भी प्रकृति शास्त्र का गहन अभ्यास किया। तो ये भी एक ऐसा महानुभाव थे जिन्होंने प्रकृति शास्त्र का गहन अभ्यास किया और काफ़ी सारा निष्कर्ष हमें निकाल के दिया। उसके बाद औषध विज्ञान, जिसे मेडिकल साइंस भी कहा जाता है, इसका भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हुआ पूरे ग्रीस में। एरिस्टोटल के शिष्य मीनो के द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। मीनो, देखिए यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और भी है कि सोर्स अगर अलग अलग हो जाए, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर सोर्स आप दूसरे सोर्स पे पढ़ रहे हैं, ग्रीस का हिस्ट्री या कोई भी, तो उसमें नाम में थोड़ा सा फेरफार रह सकता है। ठीक है, तो आप उससे मत घबराइए, मगर आपको मात्र और मात्र कैरेक्टर को याद रखना है, कैरेक्टर के द्वारा करे हुए काम को याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग नाम को यहाँ पकड़ के नहीं चलेंगे। नाम तो सोर्स बाय सोर्स जो है चेंज होते रहते हैं, तो उसका उतना कोई महत्व नहीं होता। तो मीनो के द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। शल्य चिकित्सा का भी उदय हुआ। साथ ही में इन लोगों के द्वारा पशु शल्य जो प्रक्रिया है उसको भी पायोनियर किया ग्रीस ने। और इन लोगों ने पशुओं को काट के उनकी जो वाइट वेन्स होती है, जो अति महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है कि वाइट वेन्स के कट जाने से कोई भी जीव जो है वो जीवित नहीं रह सकता, वो इतनी महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई और वेन्स कट जाए तो एक बार चल भी जाएगा, मगर ये अगर वाइट वेन्स कट गई देन लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इन लोगों ने इसका भी जो है बहुत ही अच्छा एक्सटेंसिव अभ्यास किया। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि शल्य चिकित्सा, उसके भी प्रयोग
चालू कर दिए। पहले जानवरों से प्रयोग किए, फिर बाद में मनुष्यों के ऊपर ही इसके प्रयोग होने लगे और ये सारे प्रयोग बहुत ही सफल रहे और धीरे धीरे यह विज्ञान पूरे विश्व में फैल गया। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इंडिया की बात करें तो हमें मालूम है कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो मेडिसिन की पायोनियरिंग है और इन लोगों के 1000-2000 साल पहले के हैं। ठीक है, थोड़े ज़्यादा भी होंगे मगर 2000 साल हम मान के चलते हैं कि इन सारे लोगों से 2000 वर्ष पहले वे लोग आए, ये सारा ज्ञान दिया पूरे विश्व को और चले भी गए। ठीक है, तो ये बात है। मगर आज हम, जैसे हमने शुरुआत में ही बोला कि आज हम लोग इवैल्यूएट के मूड में नहीं है, वो हमारा गहन विषय भी नहीं है, मगर आज हम लोग मात्र और मात्र ग्रीस की सभ्यता, ग्रीस की विरासत के बारे में देखने वाले हैं। तो ये बात है यहाँ के औषध विज्ञान की। उसके बाद देखें तो ईसा पूर्व 500 में एम्फिडोकिल्स ने प्रथम बार सार्वजनिक किया कि मनुष्य के शरीर में गर्मी का स्थान लहू में है। यस, मनुष्य का शरीर जो गर्म है और उस गर्मी का कारण लहू है, क्योंकि लहू अपने आप में ही गर्म है, इसलिए वो पूरे शरीर को गर्म रखता है। वो आज हम लोग बहुत ही नॉर्मली बोल रहे हैं। ठीक है, मगर ये पहली बार बोलना, पहली बार ऐसा प्रतिपादन करना किसी नए सिद्धांत का, वो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और ये एक्सटेंसिव रिसर्च के बिना इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो ये हमें समझना है कि इन लोगों का रिसर्च कितना एक्सटेंसिव रहा होगा। तो ये नाम भी हमें याद रखना है, एम्फिडोकिल्स, जो कि एक औषध विज्ञान के माहिर ग्रीक थे। उसके बाद एलोमियो ने पशुओं के शरीर पर शल्य चिकित्सा के प्रयोग किए, जो वाइट वेंस की बात हुई, उसको एक्सो किया इन लोगों ने। साथ ही में हिपोक्रेटिस को ग्रीस औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, हिपोक्रेटिस। उसके साथ प्राचीन ग्रीस में भी औषधि विज्ञान का व्यवसाय प्रतिष्ठित माना जाता था। जैसे आज जो औषधि विज्ञान का, आज जैसे डॉक्टरों की समाज में एक अलग सी प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही इन लोगों को भी उस समय में, उस समाज में प्रतिष्ठित माना जाता था। समग्र यूरोप की प्रजा को शरीर विज्ञान का ज्ञान ग्रीस से मिला, क्योंकि मिलना ही है। यूरोप ने सारी चीजें ग्रीस से ही ली है, तो ये बात बहुत ही सामान्यतः है। उसके साथ संक्षिप्त में औषध विज्ञान का क्षेत्र ग्रीस की विरासत को अवश्य प्रभावित करेगा। उसके बाद देखें अगर आर्थिक क्षेत्र में, तो प्राचीन ग्रीस में सर्वप्रथम तो हमें समझना है कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। साथ ही में कुछ समूह थे, कुछ एक लोग थे, वे जल डाकू थे, यानी कि पायरेट्स। क्योंकि इतना बड़ा समुद्र किनारा उन लोगों को मिला था, तो वे लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग पर जो जहाजों की आवन जावन होती थी, उनको रोकते थे, उनको लूटते थे। ग्रीस को लंबा समुद्र तट मिला था, परिणाम व्यापार में विकास हुआ और यह व्यापार था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड। उसके साथ देखें व्यापारी वर्ग भी धनिक बना, क्योंकि व्यापार अच्छा चल रहा था। समाज में अमीर गरीब की खाई बढ़ने लगी। एक बाजू जो अमीर थे वे अमीर ही होने लगे, और जो गरीब थे, जो गुलाम थे, जो कृषक थे, वो और भी गरीब होने लगे। तो दोनों के बीच में असमानता बढ़ने लगी। आर्थिक असमानता बढ़ने से उद्योग का राष्ट्रीयकरण शुरू हो गया, और प्रोबेबली ये पहला राष्ट्रीयकरण होगा प्रोबेबली पूरे विश्व का। तो ये भी एक अच्छी बात है। काफ़ी विलासनता बढ़ गई, पैसे आने लगे, लोग लापरवाह बनने लगे, विलास बनने लगे, ठीक है, व्यभिचार करने लगे, जिसकी वजह से अब यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ के समाज की जो परिस्थिति है, वो थोड़ी थोड़ी दुर्बल बनने लगी, खराब बनने लगी, यानी कि इट स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग। उसके बाद देखें तो राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें मैं ग्रीस की योगदान या ग्रीस की भूमिका की बात करनी है। तो इसमें तो एक ही बहुत ही बड़ा है योगदान, जिसे लोकतंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि ग्रीस वॉज क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी। राजनीति के चिंतन मामले में ग्रीकों का प्रदान नोंदपात्र है। प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे तत्वचिंतक के प्रभाव में ग्रीस में लोकतंत्र का उदय हुआ। यस, ये लोग ही थे जिन्होंने इन मूल्यों को बहुत ही प्राथमिक रूप में प्रस्थापित किया। आज के जैसे डेवलप्ड रूप में नहीं थे मूल्य, प्राथमिक मूल्यों।
मगर बहुत ही प्राइमरी फॉर्म में थे, तो उसको उन लोगों ने लागू किया। समाज और राज्य के बीच के भेद रेखा को समाप्त किया। बोला कि भाई समाज है उससे ही राज्य बनेगा, तो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। धीरे धीरे लोकतंत्र के मूल्यों को प्रस्थापित किया गया। ड्रैकोन के कानून को व्यवस्थित बना के न्यायतंत्र को व्यवहारू बनाया। ड्रैकोन हमें मालूम है ग्रीस का एक प्रसिद्ध तानाशाह था और पूरे विश्व में आज अपने कठोर कानूनों की वजह से प्रसिद्ध है। इतना प्रसिद्ध है कि आज के दिन के कठोर कानून को ड्रैकोनियन कानून कहा जाता है। तो यह कानून को लिया, इसको व्यवहारिक बनाया, यानी कि इसकी जो अति कठोरता थी उसको हटा दिया गया, वहाँ ऐसी व्यावहारिक सजाओं को दाखिल किया गया और उसको लागू भी किया गया। साथ ही एरिस्टोटल ने राज्य के बंधारण संरचना को समाज के प्रत्येक नागरिक को समझाया। और ऐसे ही नहीं समझाया, पहले एरिस्टोटल ने जो सारी प्रणाली थी उनको पहले समझा, फिर समझने के बाद उसको बताया कि यह लोकतंत्र जो है वो ही सबसे अच्छा है। लोकतंत्र जिसमें उन्होंने राजाशाही देखी, सामंतशाही देखी, तानाशाही देखी और साथ ही में लोकशाही भी देखी, जिसमें से इन्होंने लोकशाही के ऊपर अपनी पसंद उतारी और पूरे विश्व को बोला, ग्रीस के नागरिकों को बोला कि सारी राजनीतिक प्रणालियों में सबसे अच्छी जो कोई प्रणाली है वो है लोकतंत्र या लोकशाही। उसके बाद देखें तो एक आदर्श राज्य की कल्पना को गति मिली, आइडियल स्टेट या आप कह लीजिए वेलफेयर स्टेट। ऐसा स्टेट की जो मात्र और मात्र प्रजा के हित में सोचे, वहाँ के समाज के हित में सोचे, वहाँ के समाज को कल्याणकारी बनाए, वहाँ के जीवन को कल्याणकारी बनाए। तो वो जो कंसेप्ट है वो यहाँ से कोइन हुआ। देखते हैं आगे। सामाजिक क्षेत्र में अगर ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में वर्गभेद थे। जी हाँ, बिल्कुल थे। और पूरा समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। ये विभिन्न वर्ग थे, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग था, कृषक थे। कृषक आमतौर पर गरीब वर्ग में आते थे और साथ ही में गुलाम थे। प्लस यहाँ ये भी देखनी है बात कि ग्रीस नागरिक गुलामों को बहुत ही यातनाएं, प्रताड़नाएं, पीड़ाएं देते थे। वे बहुत ही भारी मात्रा में गुलामों के ऊपर अत्याचार करते थे। ये सुमेर के जैसे अच्छे नहीं थे, मगर बहुत ही क्रूर थे गुलामों के प्रति। समाज में उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव में समूहगान होते हैं। समूहगान में से जैसे हमने देखा कि नाटकों का जन्म हुआ और नाटकों में से आगे चलकर संगीत का जन्म हुआ। तो ये पूरी संगीत के उद्भव की प्रक्रिया है। साथ ही समूहगान में से ग्रीस के संगीत का उद्भव हुआ, भक्ति का महत्व बढ़ा। भक्ति का महत्व भी बढ़ा, जो एक सकारात्मक बात है। उसके साथ नाटक समाज के मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता था, क्योंकि एक ही था, अर्ली टाइम्स था, तो नाटक के ऊपर ही मनोरंजन का पूरा दारोमदार था। मगर अन्य रमत गमत भी थी और ग्रीस के लोग रमत गमत के काफ़ी हद तक शौकीन भी थे। लोग विलासी जीवन गुजारते, यहाँ रमत गमत का काफ़ी महत्व था और इसीलिए बहुत ही बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रमतोत्सव होता था ओलंपिक, जो ग्रीस के ओलंपियाड शहर में होता था। और हमें मालूम है कि प्रति 4 वर्ष होता था, प्रति 4 वर्ष। और इस रमतोत्सव के दरमियान हैरत अंगेज करने वाली बात है कि जो सारे नगर राज्य थे, जो आपस में किसी भी बात पर उलझे हुए रहते थे, वे सारे अपने मतभेदों को भूल के इस रमतोत्सव में हिस्सा लेते थे, बहुत ही शान से हिस्सा लेते थे, इसका भाग बनते थे। प्लस सारे नगर राज्यों के खिलाड़ी, चाहे किसी भी नगर राज्य का हो, वो अपनी रमत के पूर्व देव एपोलो की प्रार्थना करता था। ये भी एक इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसी बातें हैं, काफ़ी सारी रमत भी प्रचलन में थी। उसके साथ राज्य में लश्कर का महत्व था।
लश्कर का महत्व होना ही है क्योंकि आंतरिक विखवाद भी था, आंतरिक एकता भी नहीं थी, उसमें भी कमी थी, और साथ ही में उसके ऊपर बाह्य आक्रमणों का जो डर था वो भी साये की तरह रहता था। तो यहाँ लश्कर की बहुत ही अहमियतता थी, महत्व था। प्लस प्रत्येक पुरुष नागरिक को, प्रत्येक वयस्क पुरुष नागरिक को लश्कर की तालीम लेनी फर्जियात थी, अनिवार्य था। तालीम अनिवार्य। कई किस्सों में महिलाओं के द्वारा भी तालीम ली जाती, महिला, और ये भी सैन्य में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही सामान्य रूप से स्त्रियों की शादी 20 वर्ष के आसपास करी जाती थी। प्लस आमतौर पर स्त्रियां स्वाधीनता से घूम सकती थी। तो आमतौर पे अगर हम देखें तो स्त्रियों का जो स्टेटस था पूरे समाज में वो अच्छा था, काफ़ी हद तक अच्छा था, इन कंपेरिजन टू सुमेरियन वुमेन्स स्टेटस, इन कंपेरिजन टू बेबीलोनियन वुमेन स्टेटस। उसके बाद देखें तो हमें कला क्षेत्र में ग्रीस की जो अहमियतता है, उसका जो महत्व है, उसको देखना है। तो उसके तहत ग्रीस की प्रजा सौंदर्य की पुजारी थी। उन्होंने ग्रीस में प्रति क्षेत्र को सुंदर व रसमय बनाने का प्रयत्न किया। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्थापत्य हो, कला हो, संगीत हो, चित्रकला हो, मगर सभी क्षेत्र को सुंदरता देने का काम ग्रीस के लोगों ने किया था। मुख्य 3 क्षेत्र में देखे, अगर ग्रीस के संबंध में देखना है तो ये 3 क्षेत्र मुख्य है। तो जिसके तहत स्थापत्य है, शिल्प है, चित्र संगीत है। तो स्थापत्य में देखे तो भव्य स्थापत्य का सृजन करते थे डोरिक आयोनिक शैली में। दिस इज द स्कूल ऑफ आर्ट विच वी नीड टू रिमेंबर। पेरिकलिस युग में ग्रीस की स्थापत्य कला का विकास हुआ। पेरिकलिस युग जो कि एक गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रीस सिविलाइजेशन कहा जाता है। साथ ही शिल्प देखे, यानी कि स्कल्पचर देखे, तो शिल्प कला का भी भरपूर विकास हुआ। फिदियास नामक शिल्पी बहुत ही मशहूर था, और ये फिदियास जो था वो था एथेंस वाला, जो हमने देखा था कि फिदियास ने एथेंस की गलियों को अपने शिल्प से, अपनी कालीगिरी से सजा के रख दिया था। ग्रीस के बड़े छोटे नगरज्यों में शिल्प का निर्माण होता था। आमतौर पर देव देवियों का निर्माण होता था, देव देवियां। प्लस चित्र संगीत की बात करें तो यहाँ की चित्रकला में विषय वैविध्य नहीं था, क्योंकि आमतौर पर देव देवियों के ऊपर समर्पित होते थे। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, और प्राकृतिक रंग प्राकृतिक चीज वस्तुओं से बनाए जाते थे। एथेंस के एपोलोडोरस नामक चित्रकार ने बहुत ही अच्छे चित्र बनाए थे। माफी चाहते हैं, यहाँ थोड़ा हमें दिख नहीं रहा है, मगर एक ही मुद्दा है, और ये मुद्दा संगीत के साथ जुड़ा हुआ है कि यहाँ काफी मात्रा में संगीत भी विकसा हुआ था, विकसा हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं अगर कला क्षेत्र की बात करें ग्रीस के योगदान की। तो उसके बाद अगर देखें तो हमें सामान्य समीक्षा करनी है, जिसके तहत ग्रीस की संस्कृति प्राचीन तो थी, मगर प्राचीन के साथ समृद्ध थी। इतनी समृद्ध थी कि यह संस्कृति ने पूरे विश्व को कई सारी मूल्य दिए, कई सारे भेंटें दी। लगभग सभी क्षेत्रों में ग्रीस का योगदान रहा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि ग्रीक लोगों के द्वारा अनएक्सप्लोर्ड रहा हो। इन लोगों का स्पर्श लगभग सभी सारे क्षेत्रों में हो चुका था। समग्र विश्व को लोकतंत्र की अमूल्य भेंट दी, और इसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि पूरा विश्व सदा के लिए ग्रीस का ऋणी रहेगा। तो ये बात रही यहाँ ग्रीस के विरासत की, और इसी के साथ आज ग्रीस की संस्कृति के ऊपर का जो हमारा उपाख्यान है, जो पिछले 3 उपाख्यानों से हम लोग पढ़ रहे हैं, वो यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अन्य संस्कृति के बारे में देखेंगे। प्रोबेबली रोम की सभ्यता में देखनी है, क्योंकि यहाँ से अब धीरे धीरे रोम के बाजू जो है ग्रीस के मूल्य जाएंगे, फिर रोम में से अल्टीमेटली आज के यूरोप में आएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारी चर्चा रोम के ऊपर रहेगी। यहाँ ग्रीस सिविलाइजेशन के ऊपर बात खत्म हुई। लेक्चर 17 से हमने दरअसल यह ग्रीस की बात को लिया था, जिसमें हमने क्रीट सिविलाइजेशन देखा। फिर उसके बाद लेक्चर 18 में हमने जो है प्रोटो यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ की ग्रीस की संस्कृति को देखा। उसके जो है वहाँ की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, या वहाँ का समाज इत्यादि चीज़ों को देखा। प्लस लेक्चर 19-1 में हमने
पूरा पेरिकलस युग देखा। पेरिकलस युग के साथ सिकंदर, उसका जीवन, वो सिकंदर के जीवन चरित्र का मूल्यांकन किया। और इस पूरे उपाख्यान में हमने ग्रीस की विरासत देखी। ग्रीस की विरासत हमने इस उपाख्यान को नाम इसलिए दिया है क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में ग्रीस का जो योगदान है वो पूरे विश्व को मिला। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पूरे उपाख्यान का नाम ही ग्रीस की विरासत रख दिया, मगर हमने इसमें स्पेसिफिकली ग्रीस का अलग अलग क्षेत्रों में विकास देखा था, उसका योगदान देखा था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले हाइपोथेसिस के लेक्चर में, अगली सभ्यता के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।